साथियों, आज जो विषय हम लोगों ने चर्चा के लिए रखा है, आपने कल के विषय में देखा होगा कि कर्पूरी ठाकुर जी को कल का दिन हमने समर्पित किया था। और आज जो हम लोग दिन भर चर्चा कर रहे हैं वो स्वर्णिम भारत के निर्माण की दृष्टि से है। और स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए हमारे पास जो मौलिक बातें हैं उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रोल है। उस शिक्षा नीति को, चिकित्सा नीति को या स्वास्थ्य नीति को किस तरीके से भारत में लागू किया जा रहा है और प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है। एक तरफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भारत में फैलाया जा रहा है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और विश्व गुरु की उपाधि खुद ही खुद को ली जा रही है, कोई कह नहीं रहा है। ये खुद ही अपने आप को विश्व गुरु कहकर प्रचारित करवाने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए एक चीज का बड़ा आधार लिया जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो $4 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन के ऊपर लेकर गए। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, दुनिया की चौथे नंबर की इकोनॉमी जो है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात कही जा रही है। तो एक छोटा सा सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है तो किस नंबर में, किस कंटेक्स्ट में हम लोग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम जो कह रहे हैं वो किस कंटेक्स्ट में हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी केवल संख्या में लार्जेस्ट है। हमारे लिए जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो केवल किस बात के लिए लार्जेस्ट है, केवल नंबर्स के लेवल पर है कि इतने 90 करोड़ से ज्यादा वोटर है। इसके अलावा उसमें कोई लार्जर जो बात जो कही जा सकती है वो कहने के लिए या मानने के लिए आधार नहीं है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना दिखाकर लोगों को कहा जा रहा है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। और उस विश्व गुरु भारत की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, जिस बिहार में ही हम लोग काम कर रहे हैं, यहां हमारे बिहार के सारे साथी है, बिहार की ही हम लोग अगर चर्चा करें तो बिहार के ही लेवल पर अगर हम इसको जानने समझने की कोशिश करें तो साथियों, जब ये देश बना या आजादी के बाद और आजादी के पहले की भी परिस्थिति हम देखें तो बिहार में 7 सेंट्रल जेल है। बिहार की हम बात करें तो बिहार में 7 सेंट्रल जेल है। और सबसे आश्चर्य की बात है, शायद किसी भी जेल का इतना प्यारा नाम नहीं होगा जितना बिहार में बेऊर जेल का नाम है। आदर्श सेंट्रल जेल नाम है। शायद दुनिया में कहीं ऐसा कोई जेल का नाम नहीं होगा जो बिहार का नाम रखा गया है, और उस जेल का नाम है आदर्श सेंट्रल जेल। 7 सेंट्रल जेल है बिहार में। ये जेल अंग्रेजों ने बनाए थे। सेंट्रल जेल का जो कंसेप्ट था वो अंग्रेजों का था। और जब जो भी अंग्रेजों के विरोध में उस समय लड़ रहे थे उनको पकड़ पकड़ कर जेल में डालने के लिए वो बड़े बड़े जेल बनाए गए थे। भारत में 150 से ज्यादा सेंट्रल जेल है। और उसी बिहार में 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इन 70-75 सालों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी बनी है? केवल 4। उसमें एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और 3 जो है वो नॉन एग्रीकल्चर या जो हम ये कहे कि प्रोफेशनल एजुकेशन से जुड़ी हुई है। जिस देश में आजादी के पहले या आजादी के बाद में भी हमें पकड़ कर चले कि 150 सेंट्रल जेल हो और उस देश में 50 के करीब या 55 के करीब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, और जहां यूनिवर्सिटी से 3 गुना ज्यादा जेल हो, उस देश में हम भारत का विश्व गुरु होने का दावा किस आधार पर कर रहे हैं? हमारी महानता किस बात को है कि हमारे पास 150 सेंट्रल जेल है या हमारे पास 50 या 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज? भारत की खास तौर पर जो उच्च शिक्षा, जिसमें मेडिकल की हम लोग बात करें, क्योंकि सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल एजुकेशन भारत में मेडिकल का माना जाता है, तो उसमें बिहार के ही स्तर पर अगर हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करें तो बहुत शॉकिंग और गंभीर बातें उस पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में बताई गई। खैर तो बिहार में उसकी बहुत ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी कि भारत का एक स्टैंडर्ड रेशियो माना गया है कि 10 लाख लोगों के पीछे 75 मेडिकल की सीट्स हो। एक स्टैंडर्ड रेशियो माना गया कि भाई 10 लाख लोगों के पीछे 75 मेडिकल की सीट्स हो, एमबीबीएस की सीट्स हो। ये एक स्टैंडर्ड रेशियो माना गया और उसी के आधार पर देश भर में मेडिकल सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। भारत की एक यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी।
उस पुडुचेरी में या पौंडीचेरी में ये जो नेशनल एवरेज है 10 लाख लोगों के पीछे 75 सीटों का, एक यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी, उसमें ये 75 का जो एवरेज है वहां 10 लाख लोगों के पीछे 2000 एमबीबीएस की सीटें। अब 10 लाख को आप 2000 से डिवाइड करो तो इसका मतलब हुआ कितने लोगों के पीछे एक सीट आ गई। अगर हम 2000 को 10 से गुनते तो 20,000 हो गया, 100 से गिनते हैं तो 2 लाख हो गया, और अगर हम उसको 1000 से गिनते हैं तो 1 आ गया। मतलब 1000 लोगों के पीछे एक मेडिकल की सीट है, एक मेडिकल ग्रेजुएट वहां है पौंडीचेरी में। बिहार की जो पॉपुलेशन है उसके अगेंस्ट में देखे, जो एक यूनियन टेरिटरी में 2000 सीटों का रेशो है, वही बिहार में 21 का है। बिहार में 10 लाख लोगों के पीछे केवल 21 में एमबीबीएस की सीटें हैं। तो बिहार बिहार क्यों बना है, बिहार को बिहार क्यों रखा जा रहा है, ये कारण यहां है। एक स्टेट में 10 लाख लोगों के पीछे 2000 सीटें हैं, और दूसरी स्टेट में जो बहुत बड़ा 40 लोकसभा की सीटें जहां से चुनकर जाती है, वहां 10 लाख लोगों के पीछे केवल 21 मेडिकल की सीटें दी जा रही है। तो यहां इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का, एजुकेशन का किस आधार पर खड़ा होगा, और कैसे उस राष्ट्र को महान बनाने की जो बात कही जा रही है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। आपकी महानता किस चीज से नापी जाए? महानता का कोई पैरामीटर तो होना चाहिए। आप महागुरु बनना चाहते हो, महागुरु विश्वगुरु कह रहे हो, तो उसकी महानता किस आधार पर नापी जाए कि भाई हमारे पास इतने ज्यादा जेल है, जेल हमारी महानता है। लालू जी को बार बार जेल में डाला जा रहा था, तो एक बार पत्रकारों ने लालू जी को पूछा कि भाई आपको बार बार जेल में डाला जा रहा है, आपको जेल से डर नहीं लगता? तो लालू जी ने बड़ा मजाकिया जवाब उसका दिया था, जेल तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, हमारे लिए जेल तो मंदिर के बराबर। लालू जी ने जवाब दिया था कि भी जेल तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, हमारे लिए तो मंदिर के समान। और वो देश महान क्यों ना हो जहां इतनी जेल हो। तो ये शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति कैसे भारत को बनाई गई है, कैसे आपके चीजों को नियंत्रित किया जा रहा है, इसको जानने समझने की कोशिश की जा रही। सरकार ये कह रही कि हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो रही है, मगर वही सरकार जो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो सार्वजनिक निवेश है, सरकारी निवेश है, वो जो नेशनल इंटरेस्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट खत्म कर दे रही। अभी जो नई एजुकेशन नीति लाई गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, उसका सिंपल सा यही फंडा है। जो ग्रांट के आधार पर चलता था, जो ग्रांट बेस्ड एजुकेशन पॉलिसी थी, उस ग्रांट बेस्ड एजुकेशन पॉलिसी को लोन बेस में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैडम ने क्रेडिट कार्ड की बात कही, ये लोन है, क्रेडिट नहीं है, ये लोन है। हेपा नाम का एक इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया गया, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी भी नहीं होगी। और जो यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने के लिए कमीशन बनाया जाता था, सरकार उसमें इन्वेस्ट करती थी, और सरकार के पैसों से ये चीजें चलती थी, यूनिवर्सिटियों का सेटअप चलता था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा कि नहीं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो ग्रांट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम चलता था उसे लोन में कन्वर्ट कर दिया। और आप जान रहे कि इस देश में जैसे किसान कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, मजदूर कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, अब उसमें और ज्यादा संख्या बढ़ गई है, और स्टूडेंट्स जो है अब वो डिबेट में है, उनके ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड का आंकड़ा ये कहता है कि 2024 में जो बच्चों के ऊपर जो एजुकेशन का जो लोन का जो आंकड़ा है वो 1,17,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ चुका है। स्टूडेंट्स के ऊपर लोन है जो उनके ऊपर चढ़ाया गया। अब मान लो किसी बच्चे ने क्रेडिट ले लिया, लोन ले लिया, और उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, मगर उसे कहीं कोई जॉब नहीं है। देश में मेडिकल और आईआईटी का एजुकेशन ही सबसे बड़ा एजुकेशन माना जाता है। आज आईआईटी से पास आउट हुए हमारे जो ग्रेजुएट है, उनके प्लेसमेंट की क्या परिस्थिति है? पटना का ही आईआईटी का उठाकर देख लीजिए, क्या प्लेसमेंट का उनका पैकेज है।
बिहार के आईआईटीज के एजुकेशन से पास आउट हुए लड़कों का क्या प्लेसमेंट हो रहा है और उनके क्या पैकेजेस मिल रहे हैं। दिल्ली आईआईटी का या बॉम्बे आईआईटी का, जो देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट माने जा रहे हैं, उनके प्लेसमेंट रेट में बहुत बड़े पैमाने पर डिक्लाइन हो चुका है। कहीं 15%, कहीं 20%, किसी जगह पर तो 25% से ज्यादा जो लड़के हैं उन्हें प्लेसमेंट तक नहीं हो पा रहा। और ऑन एन एवरेज एक आईआईटी ग्रेजुएट का जो पैकेज है वो 17 लाख के नीचे आ चुका है। आईआईटी ग्रेजुएट को 17 लाख से नीचे का पैकेज आ चुका है। ये हायर एजुकेशन की स्थिति भारत में लाकर रख दी गई है। जब आईआईटी होने के बाद में भी अगर उसकी ये परिस्थिति है कि उसे कंपनियां प्लेसमेंट नहीं दे रही है, बड़े बड़े जगह पर उससे किसी चीज के लिए पूछा नहीं जा रहा है, तो हायर एजुकेशन जिसके आधार पर लोग बढ़ाना चाहते, बढ़ रहे हैं, वो कैसे खत्म किया जा रहा है। तो इंस्टीट्यूट्स जो है, जिन इंस्टीट्यूट से ये चीजें चलाई जा रही है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र की महानता जो है वो महानता कैसे बनाई जा रही है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा एक नया विवाद शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, हम मैकेले के शिक्षा नीति से बाहर निकलना चाहते। एक नई बात उसमें जोड़ी गई कि नहीं नहीं, मैकेले ने गुलाम पैदा किए थे। तो मैकेले ने कम से कम गुलाम पैदा करने की बात आप कह रहे हो कि मैकेले ने गुलाम पैदा किए और मैकेले की शिक्षा नीति से हम बाहर निकलना चाहते हैं। इस देश में शिक्षा नीति का प्रवास भी जो है वो एम चैनल के माध्यम से ही चला है, मनु से मैकेले और दोबारा मैकेले से मनु की तरफ। वो महात्मा फुले का एजुकेशन, ज्योतिराव फुले जी का, साहू महाराज जी का, सावित्रीबाई फुले जी का, बाबा साहब का, पेरियार का जो एजुकेशन नीति है, शिक्षा नीति, वो उसमें शामिल ही नहीं। उस शिक्षा नीति का वो विरोध करने वाले जो ये कह रहे कि मैकेले की शिक्षा नीति को हम इनकार कर रहे हैं, उससे गुलाम लोग पैदा किए, वही प्रधानमंत्री उसी मैकेले का जिसका विरोध कर रहे हैं, इसी शिक्षा नीति के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उन्हीं ब्रिटिश सरकारों की 9-9, 10-10 फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है, ब्रिटिश यूनिवर्सिटियों के कैंपस भारत में खोलने के लिए सरकार उसके लिए प्लान करती है, उसके लिए बजट एलोकेट करती है। और उसी सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा ब्रिटिश यूनिवर्सिटियों को भारत में अपने कैंपस खोलने की परमिशन दी जा रही है। जो मैकेले का विरोध कर रहे हैं वो आपके लिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं, नहीं हमारे संस्कृति के विरोध में। और हमारे लोगों को क्या लगता है, नहीं संस्कृति बचनी चाहिए। इसका सिंपल सा अर्थ क्या है साथियों, संस्कृति तुम्हारे लिए है, शिक्षा उनके लिए है। संस्कृति की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? हाथ में त्रिशूल लेना, कंधे पर कावड़ लेना, ये त्रिशूल लेना, कावड़ लेना, नारा लगाते हुए भंडारों में घूमते बैठना, ये संस्कृति की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी है। और उच्च शिक्षा लेने के लिए जो भी सारी चीजें चाहिए वो हमारे लिए होगी। तो शिक्षा का उस जो सार्वत्रिकरण की जो बात वो कह रहे हैं, शिक्षा के भारतीयकरण की जो बात कह रहे हैं, वो शिक्षा का भारतीयकरण नहीं है, वो शिक्षा का ब्राह्मणीकरण है, वैदिकीकरण है। दोबारा उस शिक्षा को उसी दिशा में लेकर जाने की बात वो कर रहे। इसलिए नई शिक्षा नीति जो लाई गई है, वो नई शिक्षा नीति बहुत ज्यादा हमारे लोगों के विरोध में। केवल 5 ही बातों की अगर हम उसमें चर्चा करें, उसका सबसे पहला जो नुकसान नई शिक्षा नीति का है, या जिस तरीके की शिक्षा नीतियां बनाई जा रही है, उसका सबसे पहला जो नुकसान है वो बहुत बड़े पैमाने पर सेंट्रलाइजेशन कर रही है। सारी चीजों को सेंट्रलाइज किया जा रहा है, सेंट्रल सारे इंस्टीट्यूट्स को अपने कब्जे में लेना चाहता है। सेंट्रलाइजेशन जो है भारत के जो फेडरल स्ट्रक्चर के विरोध में है। शिक्षा स्टेट और सेंट्रल दोनों का सब्जेक्ट है, उस स्टेट से उसे निकाल कर कहा लाया जा रहा है, सेंट्रल के पास। दूसरा उसका बड़ा नुकसान नई शिक्षा नीति का है, वो बहुत बड़े पैमाने पर कैपिटलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैपिटलाइजेशन के समर्थन में पूरी तरह से पूंजीवाद के आधार पर खड़ी है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थे, उन्हें जो सरकार ग्रांट देती थी,
उनको कहा कि अब आपको कोई ग्रांट या कोई इन्वेस्टमेंट मतलब सरकार की तरफ से नहीं मिलेगा, आपको अपने फंड जनरेट करने हैं, आपको अपने फंड्स निकालने हैं। तो वहां जो यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं या इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं वो इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट देखेंगे या फंड निकालने के काम में लग जाएंगे। रिसर्च बंद हो जाएगा, उसका फोकस खत्म हो जाएगा और वो किस में लग जाएंगे, जो उनके ऊपर जो डिबेट चल रहा है, जो खर्चा हो रहा है उसे निकालने का। अब यूनिवर्सिटी के पास या इंस्टीट्यूट के पास पैसा निकालने का तरीका क्या है? वो खेती करेंगे, शेयर मार्केट में जाकर पैसा लगाएंगे, बाजार में जाकर चना भुजा बेचकर पैसा निकालेंगे। यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स के ऊपर जो पैसा लगाना है वो पैसा निकालेंगे कहां से? उनके पास एक ही तरीका है, वो क्या है? अपने स्टूडेंट से फीस ले लो। अवसर की समानता की बात जो संविधान में आती है वो कितना मूल्य रखती है। जिन बच्चों के पास एग्जाम का फॉर्म भरने तक का पैसा नहीं है, उसका अवसर तो एग्जाम देने से पहले खत्म हो जाता है। अवसर की समानता कहां खत्म होती है? जब आपके पास एग्जामिनेशन की फीस भरने का या एडमिशन का फॉर्म लेने तक का पैसा नहीं है, उस समाज का जो अपॉर्चुनिटी है वो उसी जगह खत्म होता है, उसकी कंपेटिबिलिटी जो है वही खत्म की जाती है। आज से 2500 साल पहले सम्राट अशोका ने अपने शिलालेखों में अवसर की समानता की बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति केवल अवसर के अभाव से इस समानता से वंचित नहीं होना चाहिए। ये किया जा रहा है, पूरी तरह से कैपिटलिस्ट सारा स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। और वो कैपिटलिस्ट मॉडल जो है वो भारत की राष्ट्र नीति के विरोध में है। तीसरा उसका क्या है? केवल कैपिटलिज्म की तरफ वो जा रहा है क्या? नहीं, उसे कारपोरेशन में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। बड़े बड़े चेन स्कूल्स, एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों हजारों स्कूल चल रहे हैं। बड़े बड़े कोचिंग माफिया, इस देश में लैंड माफिया थे, जिस देश में सैंड माफिया थे, आज उस लैंड माफिया और सैंड माफिया से भी ज्यादा खतरनाक कौन है? कोचिंग माफिया। आप जान रहे कोटा के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। जो एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाला है उसके सुसाइड पर वो आ चुका है। पहले वो इंस्टीट्यूट में जाता था, वहां उसे टॉर्चर होता था, वहां वो सुसाइड कर रहा था। कोई हमारा बच्चा आईएएस होता है, एपीएस होता है, उसे उसके कास्ट के नाम पर एट्रोसिटी होती है, वो सुसाइड करता है। अब वो सुसाइड का मामला बढ़ते बढ़ते कहां तक आ गया है? प्रिपरेशन के प्रोसेस में ही वो सुसाइड कर रहा है। कलकत्ता में इतना बड़ा रेप की घटना हुई, क्या हुआ उसके बाद? हमारे डॉक्टर साहब कलकत्ता से, वो इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए, वहां बलात्कार हुआ उस लड़की का। बैकवर्ड क्लासेस की लड़की थी। आज कई अखबारों में पढ़ने को मिलता है उस घटना का क्या हुआ। गुवाहाटी के आईआईटी में एक बीटेक ग्रेजुएट ने अपने ही साथ में पढ़ने वाली एक लड़की का सेक्सुअल असॉल्ट किया। उस सेक्सुअल असॉल्ट के केस का मामला बेल के लिए जब हाईकोर्ट में गया, जानते हैं हाईकोर्ट के जज ने उस आईआईटी के लड़के को बेल देते हुए क्या कहा? एक यंग टैलेंटेड लड़का है, स्टेट की असेट है, उसे जेल में रखना नुकसान देना है। एक बलात्कार करने वाला, एक असॉल्ट करने वाले लड़के को हाईकोर्ट बेल ग्रांट करते हुए क्या कहता है? ये टैलेंटेड यूथ है। भाई बलात्कार करना बगैर टैलेंट का काम थोड़ी। यहां इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये चीजें हो रही है और वहां उन लोगों को उस तरीके का व्यवहार हो रहा है। कोचिंग माफिया इतना बड़ा फैल चुका है। अभी मैं फिजिक्स के प्रोफेसर वर्मा साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, बहुत लेजेंडरी आदमी फिजिक्स के इसमें। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही कि कोचिंग इंडस्ट्री भारत में कैसे काम करती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे आपको खत्म कर रही है। बेसिक साइंस या बेसिक टीचिंग जो थी उसको खत्म कर दिया जा रहा है। किसी इंस्टीट्यूट्स में, मेडिकल के इंस्टीट्यूट्स में भी अगर हम बात करें तो बेसिक सब्जेक्ट्स वाले प्रोफेसर या फैकल्टी खत्म कर दी गई है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर एमएससी किए वाले, पीएचडी किए हुए, एमफिल किए हुए लड़के उसमें रखे जा रहे। वर्मा साहब का वो इंटरव्यू में जब मैं सुन रहा था तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, कोचिंग इंडस्ट्री का फंडा क्या। हम जब पढ़ते थे या आप
आपको उससे भी पुराना अनुभव होगा, कोचिंग लगाना गांव देहातों में कमजोर होने का लक्षण माना जाता था। कोचिंग किसकी लगानी पड़ती थी? जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, इसलिए उसको कोचिंग लगानी पड़ती थी कि भाई इसको दिमाग में थोड़ा कम समझ में आता है, एक बार पढ़ने के बाद में भी समझ में नहीं आता तो रट्टा लगाना पड़ता है, इसलिए उसको दोबारा कोचिंग दिया। जिस समाज में ये स्थिति थी 15 साल पहले, 20 साल पहले या उससे और पहले, उसी समाज में कोचिंग जाना एक स्टेटस सिंबल बनाया गया। अगर आपका बच्चा कोचिंग नहीं जा रहा तो आपके अंदर इन्फीरिटी पैदा हो रही कि मेरा बच्चा अगर कोचिंग में नहीं जा रहा तो मैं कहीं सोसाइटी के स्टेटस में नीचे तो नहीं है। ये इन्फीरिटी पैदा हो गई और कोचिंग में जाना और महंगे कोचिंग में जाना सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। मेडिकल की सीट मिलने से भी ज्यादा आज कोचिंग की सीट मिलना मुश्किल हो गया। वो ऐसा मानता है कि यहां अगर मेरा एडमिशन हो गया तो बस मेरा बेटा हुई क्या। वर्मा साहब ये कह रहे थे उस इंटरव्यू में कि कोचिंग इंडस्ट्री काम कैसे करती। अगर आपको पढ़ना है तो कॉलेज जाओ और पास होना है तो हमारे पास। हम आपको पढ़ाई नहीं दे रहे, आपको पास होने का टेक्निक सिखा रहे, जुगाड़। आपको पढ़ना है तो कॉलेज जाओ। कोई कोचिंग इंडस्ट्री पढ़ा नहीं रही, वहां कोई पढ़ाई नहीं हो रही। वहां क्या सिखाया जा रहा है? पास कैसे होना है, जुगाड़ कैसे करना। इतना रट लो तो भी आप हो जाओगे। अब मान लो रट्टा मारकर कोई बच गया, करेगा क्या? बहुत बड़े पैमाने पर एक कोचिंग माफिया पूरे देश भर में फैले हुए। इस देश में कोचिंग के लिए एक्ट बनाना पड़ा कि 14 साल 15 साल से नीचे कोचिंग नहीं होगी। एक्ट बनाने पड़ा, लिखना पड़ा कि नहीं, ये माफिया इतना बड़ा फैल चुका है कि 14 साल पहले या 15 साल पहले कोई बच्चा कोचिंग में नहीं जाएगा। अब आप जाकर देखो अपने पटना में या कहीं भी घूमो, किसी आप जहां रहते हो, चाहे सेकंड टायर या थर्ड टायर की सिटी में भी आप रह रहे हो, तो भी आपको गली गली में कोचिंग के छोटे छोटे क्लास मिलेंगे। पहली कक्षा से बच्चों को कोचिंग के लिए वो लगा रहे। आप जहां सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी में भी आपको पहली कक्षा से भी आपको क्या मिलेगा? कोचिंग का क्लास मिलेगा। तो क्या है? तो आज एजुकेशन एक कमोडिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का तीसरा सी जो है, मतलब जो मैं क्या, सेंट्रलाइजेशन, उसका कमर्शलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन के बाद चौथी चीज है उसको कमोडिटी में कन्वर्ट कर दिया। कमोडिटी का मतलब है वस्तु में ला दिया। आपके पास पैसा है तो आप खरीद लो, नहीं है छोड़ दो। तो संविधान की जो अवसर की जो समानता है उसके साथ और एक शब्द जोड़ा गया है, अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वालिटी, और दूसरी क्या है? स्टेटस। अवसर की समानता जो है, अपॉर्चुनिटी जो है वो, और उसके साथ साथ क्या है? स्टेटस। वो दर्जा खत्म कर दिया गया। ये बहुत बड़ा मामला हमारे लिए संकट के रूप में है कि जिनकी क्षमता ही नहीं है वो लोग कैसे इन चीजों में आ जाएंगे। और उस क्षमता के बाद जो लोग ऊपर बैठते हैं उन लोगों को छांटने के लिए दूसरे तरीके। पांचवा सी जो उसके न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है वो है उसका कम्युनलाइजेशन। और ये कम्युनलाइजेशन केवल बीजेपी सत्ता में आई इसी वजह से नहीं हुआ। कांग्रेस जब सत्ता में आई तो कांग्रेस ने भारत के इतिहास का केवल ब्राह्मणीकरण नहीं किया। ब्राह्मणीकरण किया होता तो बहुत छोटी बात होती। कांग्रेस ने इतिहास का कांग्रेसीकरण किया, कांग्रेसाइजेशन किया। और उस कांग्रेसाइजेशन का परिणाम क्या हुआ? देश की आजादी में कौन लड़े? तो तिलक, गांधी और नेहरू लड़े। तो पूरी की पूरी कांग्रेस की जो हिस्ट्री थी वो देश की आजादी की हिस्ट्री बनाई गई। ज्योतिराव फुले, साहू महाराज, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, और जिन महापुरुषों को लेकर आप लड़ रहे हो, उनकी प्रेरणा लेकर आप राष्ट्र निर्माण करने की बात कर रहे हो, उसको कहीं भी आपको पढ़ने को मिलता है? नहीं। हिस्ट्री का पूरा कांग्रेसाइजेशन ब्राह्मणीकरण से भी आगे वाली चीज होती। जॉन स्टुअर्ट मिल, मैकले के साथ में जो डिस्कशन हुआ और बहुत सारी बातें, उसमें जॉन स्टुअर्ट मिल भी ये कहता है कि शिक्षा पर जिसका नियंत्रण होता है
वही सारे समाज व्यवस्था पर नियंत्रण करने का काम करता है। तो कमर्शलाइजेशन के साथ साथ कम्युनलाइजेशन कर दो, और उस कम्युनल हिस्ट्री को, कम्युनल एकेडमिक्स को जो पढ़ेगा वो क्या सोचेगा। इस देश में जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो कम कम्युनल है, और जो जितना ज्यादा पढ़ा है वो उतना ज्यादा कम्युनल है। हम महाराष्ट्र के एक डॉक्टर का उदाहरण बताते हैं कितना कम्युनलिज्म होता है। एक मुस्लिम हजरत थे, फॉरेन कंट्री में प्रैक्टिस करते थे। वहां से जब वो भारत में आए, उन्होंने अपना एक ग्रुप हॉस्पिटल खोला। पंडित ही उनके सारे दोस्त रहते थे, भरोसा करते थे। जब उस डॉक्टर की अपनी बीवी डिलीवरी के लिए थी तो उन्होंने सोचा दूसरी जगह क्या करना, भाई मेरे पंडित दोस्त थे, उन्हीं के यहां हम लोग करेंगे। और वो बड़े विश्वास के साथ अपने ही एक मेडिकल फैटर्निटी के एक पंडित डॉक्टर के यहाँ उन्होंने अपनी बीबी की डिलीवरी के लिए वहां भेजा। बेटा पैदा हुआ, और जब उसकी लेबर रूम में ये लोग थे, ओटी में थे, तो 4 जो ऊंचे जाति के डॉक्टर है उनके हाथ में जब वो नया मतलब अभी अभी जिसने केवल कुछ सांसें ली होगी, वो बच्चा हाथ में था। वो एक मुस्लिम लेडी उस लेबर रूम में, वो भी डॉक्टर थी। तो एक ब्राह्मण डॉक्टर, एक उच्च जाति का डॉक्टर उस बच्चे को हाथ में लेके कहता है, देखो एक नया आतंकवादी पैदा हो गया। उस बच्चे को लेकर वो क्या कहता है कि देखो एक नया आतंकवादी पैदा हो गया। वो मां सुन रही है अपने बच्चे के बारे में, उसके भरोसे के जो दोस्त है वो क्या कह रहे, एक आतंकवादी पैदा हो गया। अब वो उस मां की समस्या ये थी कि उसका विरोध भी नहीं कर सकती थी, अगर कुछ भी करती उस जाती या उसके बच्चे की भी जान जाती। ये भारत के एजुकेशन से तैयार हुआ माइंडसेट है। गुजरात में जो एंटी रिजर्वेशन राइट्स तैयार हुए, एक अपर कास्ट महिला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी, लेबर रूम में गई हुई थी, और उसने जब पूछा कि उसे ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर कौन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, कोई शेड्यूल कास्ट का डॉक्टर वहां ड्यूटी पर था। उस ऊंची जाति की महिला ने कहा कि मैं मरना पसंद करूंगी मगर इस अछूत जाति के डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट नहीं लूंगी। तो भारत में कम्युनल कौन है? गांव देहातों में रहने वाला अनपढ़ आदमी, जिसको हमें कहते हैं कि बहुत ज्यादा असभ्य लोग हैं, बहुत ज्यादा कम्युनल लोग हैं। नहीं, भारत के कम्युनलिज्म को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी क्लास का रोल रहा है, उस समाज का जो एलिट एजुकेटेड क्लास है वो है। बहुत बड़े पैमाने पर उसे कम्युनलाइज किया जा रहा है। और ये कब दिखता है? यही लोग जब प्रशासन में आते हैं, यही लोग जब पुलिस में आते हैं, यही लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, यही लोग जब सर्विसेज में आते हैं, तब उनका व्यवहार से ये रिफ्लेक्ट होता है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की जरूरत किस बात के लिए है? संविधान को विफल करना है तो संविधान को बदलने से ही वो विफल नहीं होता। संविधान को अगर विफल करना है, विफल करने के लिए अगर प्रशासन संविधान के विरोध में खड़ा हो गया, उसका स्पिरिट अगर वहां के संवैधानिक मूल्यों के विरोध में हो गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है। ये कम्युनलाइजेशन उसका हो रहा है। और 6वीं जो बात है, 6 नंबर की जो बात है, 6 वाला नंबर का जो सी है वो है करप्शन। ये एजुकेशन पॉलिसी जो है पूरी तरह से करप्शन के आधार पर खड़ी है। भारत में करप्शन का कोई कोर्स है? 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, साल भर का? जिनके शास्त्रों में इतनी नैतिकता भरी पड़ी हो, शास्त्रों के शास्त्र सारे नैतिकता पर खड़े हो, जो ये कहते कि हमारे पास एक युग ही था। किस बात का युग था? सतयुग का था। और इतना ज्यादा सतयुग था कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने ख्वाब में अपना राज एक चंडाल को दे दिया था। हमारा सतयुग कितना महान था? तो राजा हरिश्चंद्र ने ख्वाब में अपना राज एक चंडाल को दे दिया था। जो ख्वाब में दे दिया उसको पूरा करने के लिए उसने अपना राज चंडाल को दे दिया। उस देश में इतना करप्शन कैसे भाई? कहां से आया ये करप्शन? शिक्षा में करप्शन है? नहीं है। आपके संविधान के किसी व्यवस्था में करप्शन है? नहीं है।
फिर इस समाज में इतना बड़ा करप्शन आया कहां से? एक करप्शन आया यहां की धर्म व्यवस्था से। धर्म करप्शन करने की पूरी छूट देता है। साल भर पाप कर लो, एक बार तुम गंगा नहा लो, तुम्हारा पूरा हिस्ट्री डिलीट कर देंगे, अगले साल के लिए फ्री हो जाओ, तुम्हारा रिचार्ज जो है कर देंगे। ये नई शिक्षा नीति उससे आगे बढ़ चुकी है। तो कहीं भी इस राष्ट्र को महान बनाने की कोई नीति नहीं, आपके शिक्षा में, आपके स्वास्थ्य में। और यही 6 चीजें जो है, जो नई शिक्षा नीति की है, उसी 6 चीजों को आप मेडिकल के साथ जोड़ो, इंजीनियरिंग के साथ जोड़ो, सभी क्षेत्रों के साथ जोड़ो, यही 6 चीजें आपको मिलेगी। कितना ज्यादा खतरनाक साथियों, आप जानते हर साल 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग केवल महंगे इलाज के कारण गरीबी रेखा के नीचे धकेले जाते। आपको गरीब करने के लिए एक मामूली बीमारी भी काफी। अगर एक बीमारी किसी बच्चे को या परिवार के किसी एक सदस्य को भी अगर बीमारी हो जाए, वो परिवार जो है गरीबी रेखा के नीचे आ सकता है। सरकार खुद ये कहती है कि 5.5 करोड़ लोग हर साल केवल महंगे इलाज के कारण गरीबी रेखा के नीचे धकेले जाते। और इस देश में इतना बड़ा हेल्थ बजट है, उस बजट के बाद हमारी ये परिस्थिति है। जब वो हमारे ऊपर मेहरबान है, तब उन्होंने हमारी इतनी व्यवस्था करके रखी हुई। हेल्थ सर्विस थी, उस हेल्थ सर्विस को हेल्थ सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, हेल्थ इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। मैं जब ये हेल्थ सेक्टर के बारे में पढ़ रहा था, तो भारत की हेल्थ इंडस्ट्री 60 लाख करोड़ का मार्केट रखती है। 60 लाख करोड़ का हर साल हेल्थ सेक्टर में एक इंडस्ट्रियल जो उसका मार्केट है, वो 60 लाख करोड़ का। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में, सबसे पहले आपको क्या बोला जाता है? टेस्ट करने होंगे, डायग्नोसिस करना होगा, बगैर डायग्नोसिस से हम कर नहीं सकते। 1.5 लाख करोड़ की डायग्नोसिस इंडस्ट्री है, जो पैथोलॉजी जो चलती है, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का वो बिजनेस करती। इतना ज्यादा वो सारा बन चुका है। तो किससे बचाएंगे आप? शिक्षा से बचेंगे, स्वास्थ्य से बचेंगे, कहां से बचेंगे आप? और वो लोग ये कह रहे कि हम भारत को महान बनाना चाहते। कैसे संभव? यहां के शासक वर्ग की हर वो नीति जो बनाई जा रही है, वो भारत को महान बनाने को, भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं बनाई जा रही। हर वो नीति जो बनाई जा रही है, वो नीति यहाँ के बहुसंख्य लोगों को, यहाँ के मूल निवासियों को, लोगों को दबाने के लिए, शिक्षा से वंचित रखने के लिए, अधिकार विहीन करने के लिए बनाई जाती है। जब नीति का लक्ष्य ही लोगों को नियंत्रित करना हो, नीति का लक्ष्य ही लोगों को दबाकर रखना हो, नीति का लक्ष्य ही लोगों का शोषण करना हो, महानता कैसे पैदा होगी? उस नीति का लक्ष्य ही अगर लोगों को नियंत्रित करना हो, लोकतंत्र लोगों को नियंत्रित करके नहीं बनाया जा सकता। शासक वर्ग का काम, जो सरकार है, उसका काम लोगों को नियंत्रित करना नहीं है। लोगों को नियंत्रित कर रही है, दबाने का काम कर रही है, उनको अधिकार विहीन करने का काम कर रही है। साथियों, सिकनेस कांट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। आप अपने गरीबी को आधार बनाकर राष्ट्र को महान नहीं कर सकते। सिकनेस कांट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। आप भारत को प्रॉस्पर करना चाहते हो, उसको महान बनाना चाहते हो, गरीब लाचार रखकर करोगे? उस सारी नीतियां उसके विरोध में खर्च हो रही है। और जो लोग ये कर रहे हैं, वो लोग इस बात का आपको ध्यान ना आए, इसलिए बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भारत महान हो रहा है, महान हो रहा है, आपकी आर्थिक आय बढ़ चुकी है, इतना ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, इतने बड़े बड़े आंकड़े होते, योजनाओं के नाम बदले जाते। अब प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम क्या हो गया? सेवा तीर्थ। मतलब बच्चे को दस्त लगे है, तो उस दस्त लगने के बाद बच्चे का इलाज नहीं करेंगे, बस उसका डायपर बदलते रहेंगे। मान लो बच्चे को दस्त लग गए हैं, तो दस्त लग गए हैं, तो दस्त लगने के बाद बच्चे को ORS नहीं देंगे, उसे कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? बस उसका डायपर का कलर बदलते रहेंगे। अरे भाई, ये पीले कलर से नहीं हो रहा तो लाल कलर लगा के देखो, तो ट्रेन रुक जाती तो दस्त तो रुक ही जाएंगे।
तो ये नाम बदलने वाला काम शुरू कर दिया गया है। नाम बदलने से क्या होगा भाई? उस संस्था को बदनाम करके, उस सारे इंस्टीट्यूट्स को खत्म करके एक राष्ट्र बनाने की बात कह रहे, नहीं हो रहा। विकसित भारत का मतलब क्या है? आपके विकास के पैमाने क्या है? जिस देश के लोगों को आप गरीबी के आधार पर, राशन के आधार पर जिंदा रख रहे हो, और कितनी ज्यादा लाचारी है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में केस पेपर निकालने के लिए जाओ तो सबसे पहले आपको क्या मांगा जाता है? आपका आधार कार्ड। और क्या मांगा जाता है? राशन कार्ड के आपके पास कौन से कलर का राशन कार्ड है, मांगा जाता है। और राशन कार्ड के कलर के आधार पर आपका ट्रीटमेंट जो होता है डिसाइड होता है कि कौन से स्कीम में आपका इलाज हो जाए। जिस देश के लोगों की पहचान राशन कार्ड के कलर पर डिपेंडेंट हो, उसमें कोई डिग्निटी बची है? एक डिग्निफाइड लाइफ की जो गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है, कहां है वो डिग्निटी? और इसीलिए ये राष्ट्र क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा? हमारा पासपोर्ट रैंकिंग कितना है? 77 से नीचे है। भारत का जो पासपोर्ट रैंकिंग है, वो पासपोर्ट रैंकिंग जो है वो 77 से भी नीचे। इतनी बड़ी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी कहने वाले, 4 नंबर की इकोनॉमी होने वाले देश का पासपोर्ट रैंकिंग कितना है? 4थे नंबर पर। वो 50-60 से ज्यादा देशों में चलता है, बाकी किसी देश में नहीं जाता। ये पासपोर्ट रैंकिंग आपकी असली पहचान होती है कि आपकी इकोनॉमी, आपके राष्ट्र के लोगों की क्षमता कितनी है, उसकी योग्यता कितनी है। इसको जज करने के लिए एक सिंपल सा तरीका होता है, आपके देश के पासपोर्ट रैंकिंग का स्टेटस क्या है। साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, 180-190 देशों में उसका पासपोर्ट काम करता है। कहीं भी हमारे लोग इजी एक्सेस कर सकते, कहीं भी हमारे वो लोग जो जिन देशों के लोग हैं वो जा सकते। और हमारे लोगों को लाइन में खड़ा करना पड़ता है, सरकार से पूछना पड़ता है हम आए या ना आए। तो महागुरु होने का मतलब क्या है? विश्वगुरु होने का मापदंड क्या है? इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। इसलिए हम लोग जो बार बार कह रहे हैं कि राष्ट्र का निर्माण कौन कर सकता है? राष्ट्र का निर्माण विदेशी लोग नहीं कर सकते। जो राष्ट्र के है ही नहीं वो राष्ट्र निर्माण कैसे कर सकते? वे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि महान हो रहा है, महान हो रहा है, महान हो रहा है। उस महानता के नाम पर आपकी असली जो महानता है वो छीनी जा रही। इसलिए इन चीजों को समझने की जरूरत है। हम ये जो सब्जेक्ट साथियों यहां चला रहे हैं, उसका मकसद केवल आप लोगों को जानकारी देना नहीं है, उसकी संवेदना पैदा करना है। जानकारी के आगे वाली संवेदना है, संवेदना के बाद गंभीरता पैदा होती है, और गंभीरता के बाद एक्शन होता है। सेंसिटिविटी से सिंसेरिटी पैदा होती है। अगर किसी चीज की सेंसिटिविटी नहीं है, उसके प्रति कोई आदमी सिंसियर नहीं होगा। जो आदमी सिंसियर नहीं है वो कभी भी एक्शन की दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे लोग एक्शन में क्यों नहीं आ रहे? जानकार है, हम सब कुछ जो कह रहे हैं, ऐसी कोई बात जो है आज आपको पढ़ने सोचने के लिए अवेलेबल नहीं। सब कुछ अवेलेबल गूगल पर, इंटरनेट पर दुनिया की सारी जानकारी है। मैं कह रहा हूं उसका एक मतलब हम ये कह सके एक छोटा टुकड़ा भी ये नहीं, बहुत बड़ा सारा डाटा अवेलेबल है। मगर उस डाटा का करेंगे क्या? अगर उसके साथ कोई सेंसिटिविटी नहीं जुड़ी है, उसके साथ कोई सिंसियरिटी नहीं जुड़ी है, उसके साथ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं जुड़ी है, डाटा का कोई मूल्य नहीं है, जानकारी का कोई मूल्य नहीं। हमारे गांव देहातों में रहने वाले लोग जानकार नहीं है, मगर उनके अंदर एहसास होता है। उनको इतना सारा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ी भी बात करो तो सीधा कहते सर बोलो करना क्या है, कहाँ झंडा झंडा लेकर आना है। एक को बुलाओ 50 आ जाते। और पढ़े लिखे लोगों को 50 सवालों के जवाब दो, उसका फिर एक सवाल खड़ा होता है। क्यों? वो उन चीजों से दूर रहना चाहता है। बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा को परिवर्तन का साधन मानते थे। क्यों साधन मानते थे? उसका एक कारण था। ज्योतिराव फुले और सभी महापुरुषों ने शिक्षा के लिए जो बात कही, उसका एक ही कारण था कि शिक्षा परिवर्तन का साधन है। वो लोगों को संवेदनशील बनाते। और इसीलिए हम लोग आपसे ये आग्रह कर रहे हैं कि इस संवेदनशीलता के आधार पर बुद्ध ने इसी बात को कंपैशन कहा।
इसी कंपैशन के आधार पर दुनिया में पहल होती है। इंसान होने की यह पहली पूर्व शर्त। ब्राह्मण हमारे समाज को इल्यूजन में लेकर जाता है, संवेदना नष्ट कर देता है। साथियों ध्यान रख लीजिए, दुनिया में कहीं भी क्रांति गरीबी और समस्या से पैदा नहीं होती। गरीबी और समस्या से दुनिया में कहीं विद्रोह पैदा नहीं होता। विद्रोह पैदा होता है उस गरीबी की या उस समस्या के एहसास से। उस एहसास को खत्म कर दो, समस्या बनी रहेगी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए धर्म उस एहसास को खत्म करने का काम करता है और शिक्षा उस एहसास को बनाए रखता है। धर्म एहसास मिटाने का काम करता है और शिक्षा उस व्यक्ति के अंदर वो एहसास कायम रखने का काम करती है। और इसी संवेदनता के आधार पर समाज तैयार होता है। इसलिए आप किसी को भी सामाजिक बनाना चाहते हो, जिस किसी को भी आप सार्वजनिक जीवन में लाना चाहते हो, उसकी पूर्व शर्त है उसे संवेदनशील बनाना होगा। जो संवेदनशील है वही सामाजिक है। अगर वो संवेदनशील नहीं है, वो धार्मिक होने का जो कह रहा है वो पाखंड है। इसलिए हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे कि स्वर्णिम भारत का निर्माण करना है। उस निर्माण के अंदर आप लोगों की संवेदना, आपकी सहानुभूति, आपकी संवेदना के आधार पर यह परिवर्तन का कार्य पूरा होगा। आप उस दिशा से आगे बढ़ेंगे। इतनी बात कहकर साथियों मैं इस विषय को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।